और ये आ गया है न्यूमेरिकल जो साइंस के हम एनालिसिस इनको सॉल्व कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे उनमें कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे साइंस से, उनकी सीरीज का ये है पार्ट तीसरा। इसमें हम कुछ 25 क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करेंगे जो आए हुए थे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसका फार्मूला होता है 2n²। जो कक्षा जो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो आवंटन होता है कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पे हमको n, ये पहली कक्षा n इक्वल 1 मानेंगे, दूसरी कक्षा में n इक्वल 2 मानेंगे, तीसरी कक्षा में n इक्वल 3 मानेंगे, चौथी कक्षा में n इक्वल 4 मानेंगे। पहली कक्षा में n इक्वल 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणित 2 आ जाएगा। n इक्वल जब 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। n इक्वल जब 3 पुट करेंगे 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा। और n इक्वल जब 4 पुट करेंगे तो 2 4 चौक 16, 16 दूनी 32 आंसर आ जाएगा। तो जो चौथी कक्षा रहेगी इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हम पुटअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? ये पिंड है, आपने गति का तीसरा नियम क्या पढ़ा था? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, F इक्वल माइनस एफ। समझ में आ रहा है? आपने एक फोर्स दिया और उसी के विपरीत यहाँ पर एक हमको फोर्स अप्लाई, उतना ही क्वांटिटी का एक बल रिटर्न करता है। मतलब एफ इधर जब आ जाएगा, मतलब सॉरी एफ इक्वल एफ, तो एफ माइनस एफ इक्वल 0 कट जाता है, इक्वल फोर्स होता है, तो उस पर जो कुल बल होता है वो 0 हो जाता है। ये तो हम क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो था वो ऐसा था, अगला क्वेश्चन था हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स निकालना था, उनका द्रव्यमान देखना है हमको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है, इसका 1 मोल का द्रव्यमान निकालना है। तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है ना। तो कार्बन का होता है परमाणु जो बाहर होता है 6 दूनी 12 होता है, 6 की बोल रहा परमाणु क्रमांक 6 होता है। और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु जो क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16 और 16 दूनी 32, मतलब 44। तो 1 मोल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 44 ग्राम होता है। क्लियर हो गया? 44 अनुभार होता है उसका, मतलब ग्राम समझ लो। अब ये बोल रहा है कि 10 मोल्स का क्या होगा, तो गुणित 10 कर देंगे, तो 44 गुणित 10 करेंगे तो 440 आ जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो था कुछ ऐसा था कि समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो होता है एटमॉस्फेरिक, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 होता है। क्लियर, कहानी खत्म। हमने पहले भी देखा था कि जो 1 बार होता है वो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर, और इसी को 1 एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखो ये यूनिट कन्वर्जेशन था। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के एक चालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कुल प्रतिरोध पूछा है तो आप याद रखो कि एक प्रतिरोध है 40 ओम का, ठीक है, एक प्रतिरोध 40 ओम का है ना, R1। अगला प्रतिरोध 8 ओम का है, R2। और दोनों को श्रृंखला में जोड़, देखो श्रृंखला में जब जोड़ते हैं तो संयुक्त प्रतिरोध जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 होता है। श्रृंखला यही पैरेलल सीरीज में देखेंगे, जब ये हो गया सीरीज में, ठीक है, सीरीज। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल वाली कहानी में क्या होगा, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। तो ये दो फार्मूले आप याद रखिए, है ना, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिक ऊर्जा। पहले तो आपको स्थितिक ऊर्जा पता होना चाहिए। स्थितिक ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है mgh। द्रव्यमान m है, g जैसा कि वैसा है, और h जो है वो 4h है, ऊंचाई क्या है 4h, तो 4 सामने आ जाएगा, mgh इसका आंसर हो जाएगा। स्थितिक ऊर्जा 4mgh हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उसे ही बोला जाता है यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा का योग क्या बोला जाता है, यांत्रिकी
ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। अगला अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है, 9 सेकंड में 45 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। आपको शक्ति पता होना चाहिए, ठीक है। शक्ति बराबर से होता है कार्य करने की दर, और दर को नापा जाता है समय के साथ। और कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन और टाइम। एफ इक्वल होता है एम जी, ए आता है पर ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण होगा। और विस्थापन जो दे के रखा है वो कितना है? 45 सीढ़ी है, हर सीढ़ी की ऊंचाई क्या है? 15 सेंटीमीटर, पर इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे। समय दे के रखा है कितना? 9 सेकंड, 9 नीचे रहेगा। एम जी की जगह पे क्या है? यहाँ आ जाएगा 50 और जी का मान 10 मानना है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 50 गुणित 10। अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। 9 से 5 बार गया, 15 50 75, 75 गुणित 5 जो होता है वो हो जाता है कितना? 75 गुणित 5 55 25, 2 5 7 35 36 37। अब शक्ति का वाट मात्रक होता है 200, 375 वाट आंसर आ जाएगा, मतलब कि डी आंसर। एक क्वेश्चन आया था कि 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर तार के नए प्रतिरोध की गणना करो। तो अगर लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो जो उसका प्रतिरोध होता है वो उसको हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, जैसे जो भी R/4, क्योंकि उसका लंबाई दोगुनी हुई है तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2 ओम, ठीक है। लंबाई बढ़ा दी हमने तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 7 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना। तो यही होगा 7/4, 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंच 20, 1.75 ओम आंसर आ जाएगा। दोगुना करेंगे, जब भी दोगुना करने की बात होगी तो हम उसके दोगुना के वर्ग से भाग दे देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था 39 नंबर का कि एक घर में एक महीने में 250 इकाई की खर्च होती है। तो इसका एक उल्टा क्वेश्चन था, अभी आपको याद होगा, अभी हमने 9 गुनी 10 की घात 8 पढ़ा था। इसका आंसर सीधा जूल में होगा। ये हमने उल्टा निकाला था, 9.8 को जूल में चेंज किया था, 250 यूनिट आया था। यहाँ 250 यूनिट को उल्टा पूछ लिया तो ये आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 250 यूनिट, सबसे पहले आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 250 यूनिट को लिख सकते हो किलोवाट घंटा। अब 250 लिखा आपने, किलोवाट को वाट में बदल लीजिए तो 1000 का मैं भाग दूंगा, मतलब गुना करूंगा तो ये वाट हो जाएगा। और 1 घंटा है, इसको मैंने 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड में चेंज किया है। अब मैं लिख सकता हूँ 250 और उसके बाद 3 जीरो और 1 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 6 36 गुणित यहाँ आ जाएगा वाट सेकेंड। इस वाट सेकेंड को मैं जूल लिख सकता हूँ। अब मैं गुना करूंगा 36 गुणित का 25 का, तो 25 गुणित 36 में करूंगा तो आता है मेरे सामने 900 आ जाएगा। 25 का 4 बार गुना करते हैं तो 100 बनता है, तो 9 36 25 का जब 36 में गुना करूंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 900। और पहले से 5 जीरो ऑलरेडी है ना, 1 2 3 4 5 100 और 900, 5 6 7, तो 9 गुनी 10 की घात 7 आंसर आ जाएगा जूल में आंसर। 6 6 36, यहाँ पहले से 1 3 जीरो ये थे, 4 जीरो के 5 6 जीरो थे, सॉरी यहाँ 6 जीरो थे, तो यहाँ आंसर जो आएगा यहाँ 5 के लिए 6 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया है ना। ये सेम क्वेश्चन था जो पहले किए थे, उसको उल्टा था पूरा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एकमात्र पारा एकमात्र धातु है जो कि 0 सेंटीग्रेड ताप पर तरल रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, जो इसका है, इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा था कि ऑक्सीजन के 3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान पूछा है इनने, तो पहले तो ऑक्सीजन ये हुआ, ऑक्सीजन का जो
द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, और 16×2 = 32। ऑक्सीजन ये हुआ 16×2 तो 16×32, तो आने दो 32 हो गया ऑक्सीजन का। 32 मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम होते हैं। तो 0.3 का गुना करेंगे तो 32 × 0.3 तो 3×2 = 6 और 3×3 = 9, तो 0.96 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 मतलब इधर भी मैं 0.3 का गुना कर दूंगा, इधर भी 0.3 गुना किया तो उसका आंसर आ गया 9.6 ग्राम। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी पर आवर्तित होती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन जो था वो ऐसा था कि उसने ये पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने अणु होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए 0.6 मोल में बोला है ना, तो सल्फर के 1 मोल में कितने होते हैं। तो 1 मोल में उसका जो होते हैं, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आवोगाद्रो संख्या सुना होगा आपने, आवोगाद्रो नंबर आपने सुना होगा कि 1 मोल में किसी भी जो होता है पदार्थ उसके 1 मोल में 6.022 × 10⁻22 क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं ना। ये एक आवोगाद्रो नंबर है ना, यूनिटलेस नंबर होता है। तो अगर वो पूछता है, उसने ये पूछा कि 0.6 मोल में कितने होंगे, तो हम 0.6 का क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों साइड में। टू थ्री होता है शायद यहाँ पे, 2 3, हाँ 2 3 होता है। तो जब हम गुना करेंगे 0.6 का यहाँ पे 6.02 में, तो गुनी 10⁻23, तो हमारे सामने जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6×6 = 36, मतलब 3.6 गुनी 10⁻23। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 है, याद रखिए, भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस प्रकार से था, 45 नंबर का जो हमारे सामने क्वेश्चन था। उस 45 में ये बोला था, मैं 45 नहीं, वो मतलब अगला क्वेश्चन होगा कि जब बल की दिशा 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो जो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो कार्य, आपको कार्य पता होना चाहिए। जो कार्य होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन। बल कितना दिया है, बल देके रखा है 10 न्यूटन, बल का मान ही देकर रखा है आपको 10 न्यूटन, और विस्थापन देकर रखा है 10 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 100, और कार्य का मात्रक होता है जूल। आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक हीटर द्वारा स्रोत द्वारा 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। तो इस बीच में वहाँ प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा। तो हमको ओम के नियम से पता है कि RI = V होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध जो होगा V/I होगा, मतलब कि 60 वोल्ट है धारा, जो धारा का मान 4 है, मतलब 15 ओम का प्रतिरोध क्रिएट होगा। अब इस 15 ओम के प्रतिरोध में अगर वोल्टेज, अगर हम 12.5 वोल्टेज हो जाए तो करंट क्या आ जाएगा, R इधर I इक्वल हो जाता है V/R। तो यहाँ पे है 127.5/15, भाग देने जाऊँगा तो 15 8 120 और 0.1575 एम्पियर। आंसर हो जाएगा डी आपके सामने। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जी का मान क्या होता है। तो जी का मान इतना तो क्लियर है आपको, 6.673 × 10⁻11 होता है। बट उसके बाद क्या, कौन सा यूनिट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार कि F इक्वल होता है kg। यहाँ आपको याद होगा F = G × M1 × M2/R²। तो मैं लिख रहा हूँ F = G × M, द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान है तो kg का वर्ग, और नीचे R है मतलब मीटर का वर्ग। मुझे G का मान चाहिए और F को मैं लिखता हूँ न्यूटन,
ये उधर गुना हो जाएगा तो उधर गुना में चल जाएगा एम स्क्वायर, और ये भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे के जी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल जी का मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यूनिट न्यूटन प्लस में है, मीटर भी प्लस में है, मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया, न्यूटन प्लस मीटर प्लस में चाहिए हमको, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और केजी है वो ऊपर जाके माइनस में आएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा था कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल की ऊर्जा खपत करता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1000, तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 60 गुणित 60 गुणित 1000 जूल, ये हो गया 1 घंटे में। ठीक है, जूल को बोला जाता है क्या? वाट सेकेंड। अब जब मैं इसको चेंज करूँगा यूनिट में, तो मुझे पता है कि 60 गुणित 60, पहले वाट को किलोवाट बनाना पड़ेगा, तो 1000 का भाग दूंगा, और सेकंड को फिर घंटे में चेंज करूँगा तो 60 गुणित 60 का भाग दूंगा, मतलब कि 1 इकाई की खपत करेगा, अर्थात इसका मतलब होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा विद्युत का इस्तेमाल करता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, खाली चीज़ कौन सी वाली, 1 यूनिट बराबर इसे होता है 1 किलोवाट घंटा, क्लियर है, और 1 जूल बराबर इसे होता है वाट सेकेंड। इतनी सी चीज़ पता होगी तो आप सारा चेंज कर लोगे, जिसमें जिसमें बोला जाएगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर का ऐसा रहेगा कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है आपके सामने एक उत्तल दर्पण, इस साइड में फूता वाला है, और इसके सामने आपके सामने कहीं वस्तु रखी है, ठीक है, ये इसका फोकस, ये इसकी त्रिज्या। तो जब प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस से होके, मतलब कि वो, अरे गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, ये वक्रता केंद्र से होके, मतलब ऐसी जाएगी और यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, तो प्रतिबिंब यहाँ क्रॉस यहाँ हो रहा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? इसी वापस में वापस लौट जाती है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? जो वस्तु से छोटा है, पहले जो वस्तु से छोटा है, दूसरा सीधा है, और कैसा है, आभासी है, उस साइड बन रहा है, आभासी है, ठीक है। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, ये भी क्लियर है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये कथा केंद्र हो गया, फोकस हो गया इसके बीच में। तो इसका देखो, ध्रुव फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा था कि निम्न प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती को ही उत्क्रमणीय बोला जाता है, पहले तो आप याद कर लीजिए, उत्क्रमणीय, तो पहला उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सही है। निम्न प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ये जो है अभिक्रिया, ये अपघटन का है, प्रकाश अपघटन नहीं है, ये हीट नहीं है। यहाँ अगर यहाँ प्रकाश लिखा होता, प्रकाश अपघटन, तो प्रकाश से होता है, यहाँ पे हीट, ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया नहीं है, खाली अपघटन अभिक्रिया जरूर है। ये यहाँ अपघटन हो रहा है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, बट ये प्रकाश अपघटन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा, अगर अपघटन लिखा होता तो दूसरा भी आंसर हो जाता, तो केवल ए सत्य है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा था कि 10 घंटे के लिए 200 वाट का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितना। तो एक दिन में 10 घंटे इस्तेमाल हो रहा है और 200 वाट इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर है। तो वाट को मैं किलोवाट में चेंज करूँगा सबसे पहले, तो किलोवाट में बदलने के लिए मुझे 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ अब आ गया किलोवाट। अब घंटा भी ऑलरेडी है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 2 किलोवाट और घंटा, किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोला जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, इसमें बोला था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें मोल कितने होंगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन बोला है ना इसने, ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के एक मोल में 16 ग्राम होते हैं, और एक मोल में जो उनकी संख्या कितनी होती है, मतलब
एक मोल में जो परमाणु संख्या कितनी होती है 6.002 इंटू 10⁻23। इसका जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बी आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन जो होंगे अगले सेट में होंगे। ये पार्ट 3 था, अगला पार्ट हम 4 बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन छूटे इसमें, वो उस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 2018 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो सेट थे लगभग 120 सेट थे कुल टोटल। उसके इर्द गिर्द 117 120 कुछ सेट थे। उन सेटों में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।